गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने कवर किया मॉड्यूल सेकंड का चैप्टर 1 जो कि आपका था एसी फंडामेंटल, और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 का चैप्टर 2 जिसका नाम है सिंगल फेज सीरीज सर्किट। ठीक, तो हमने आपसे डिस्कस किया था जब मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर रहे थे कि जो चैप्टर 2 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज एक बार फिर से आपको मेमोराइज करा दिया जा रही पिछली बातों को कि मॉड्यूल 2 में हम लोग पहले जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जो हैं रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो उनका डिस्कशन किस टाइप का, उनका डिस्कशन इस टाइप से कि उनका बिहेवियर क्या होगा आना एसी सप्लाई को उनका बिहेवियर क्या होगा। फिर साथ ही साथ आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो ये भी डिस्कस करेंगे कि जब उनके कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट, और साथ ही साथ सीरीज आरएलसी सर्किट के कॉम्बिनेशन को जब पढ़ेंगे तो उनका भी क्या बिहेवियर होगा उसका स्टडी करेंगे एसी सप्लाई पे। क्लियर है? तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्या, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट के मतलब कि उस सर्किट में केवल प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट ही होगा, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा आना एसी सप्लाई। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे उसका एक फिगर बनाएंगे। तो इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं क्या, एक प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट। ये क्या है? प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट, जिसको कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम समझेंगे, इसके बिहेवियर को जब स्टडी करेंगे ऑन एसी सप्लाई तो हम यहाँ बात करेंगे कि एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कह लें या प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट जिसका रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर ओम। ठीक, जब हम उसको एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं और उस सर्किट के क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल फेज का एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? एक सिंगल फेज का एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट किए हैं। और उस सिंगल फेज एसी वोल्टेज की जो वैल्यू होगी उसको हमको पता है कि v को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो जब ऐसा करते हैं तो उस सिंगल फेज वोल्टेज के कारण वहां पे एक सिंगल फेज सप्लाई करंट स्मॉल आई क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। क्या बताया जा रहा है कि एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कह लें या प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट कह लें जिसका रेजिस्टेंस आर है, जो कि एक सर्किट में जब जुड़ा होगा, वो सर्किट जब हम लोग एसी सप्लाई के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जिस एसी सप्लाई का वोल्टेज क्या है स्मॉल v, जिसको एसी में रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v इक्वल टू v मैक्स साइन ओमेगा टी। तो जैसे ही ये सप्लाई ऑन होगा तो उस सर्किट के थ्रू क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग करंट स्मॉल आई सर्कुलेट करने लगेगा या फ्लो करने लगेगा। ठीक, तो उसके फ्लो करने के बाद क्या होगा, उस रेजिस्टेंस के क्रॉस समथिंग क्या होगा, ड्रॉप होगा। उस ड्रॉप को हम लोग क्या कहते हैं, वी आर। क्लियर है? उस ड्रॉप को क्या कहते हैं, वी आर। तो ये जो वी आर होता है तो वी आर की वैल्यू ओम्स लॉ से क्या लिखते हैं, आई इंटू आर बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या लिखते हैं, आई इंटू आर, जहां वी आर क्या होगा, वेयर वी आर इज इक्वल टू स्मॉल वी। तो वी आर को रिप्लेस कर देंगे किससे हम लोग, स्मॉल वी से।
तो स्मॉल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i इंटू आर। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से i इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा। क्लियर है? v की वैल्यू क्या है हमारा, v मैक्स साइन ओमेगा टी, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, v मैक्स साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, v मैक्स बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, तो हम बात करें कि करंट का जो इक्वेशन हम लोग जानते हैं, करंट का इक्वेशन वी नो डैट लिखेंगे, वी नो डैट I is equal to I max sin omega t. We know that in standard form, I is equal to I max sin omega t. तो अब देखेंगे कि जब हम ये जानते हैं कि I बराबर I max sin omega t होता है, तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो I max is equal to क्या हो जाएगा, I max is equal to क्या हो जाएगा, now where I max is equal to V max by R। तो I max की वैल्यू इस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए कितने के बराबर हो जाएगा, V max by R के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे क्या कि I max की वैल्यू क्या हो जाएगा, V max by R के बराबर हो जाएगा। अब हम ये बात करेंगे कि जो I max की वैल्यू आएगी V max by R का, वो हमेशा हर सर्किट में नहीं होगा, ये केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होगा। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक वोल्टेज का जो कि ये है, और एक करंट का जो कि ये है। ठीक, ये क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज है या अप्लाई वोल्टेज है। ये सप्लाई वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पे आर बना हुआ है, फिर से साफ बना दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये क्या बना हुआ है, आर बना हुआ है। ठीक, अब हमारे पास दो ऐसे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो गए। हमने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, फेज एंगल, फेज डिफरेंस और फेजर डायग्राम। तो उनका यूज अब यहाँ इस चैप्टर से हम लोग करना शुरू करेंगे। तो हमने आपको फेज एंगल बताया था। फेज एंगल इज ए एंगल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी विच मेक्स विद एन अनदर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टेकिंग एज अ रेफरेंस। तो क्या बताया जा रहा है, फेज एंगल क्या होता है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो एंगल होता है जो कि एक अनदर फेज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के साथ बनाता है, जब उसको हम रेफरेंस के साथ कंसीडर करते हैं। ठीक, अब बात करें, अगर हमारा एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज है और दूसरा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है, करंट है। तो एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी वोल्टेज और दूसरा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या हो गया, करंट हो गया। तो अब इन दोनों के बीच में जब हम फेज एंगल चेक करना चाहेंगे, तो देखेंगे कि अगर हम वोल्टेज का जो अगर देखें, तो वोल्टेज का यहाँ पे फेज की बात करें तो क्या है, जीरो है। और यहाँ पे फेज क्या है, जीरो, क्योंकि ये अपने जो ओरिजिनल रेफरेंस पोजीशन उससे एडवांस पास नहीं हो रहा। मतलब जीरो से ना तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा, ना तो राइट साइड में, क्योंकि ये जीरो पे ही है। तो इसका फेज क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो फेज की बात करेंगे तो फेज क्या हो जाएगा, फेज जीरो हो जाएगा दोनों का, वोल्टेज का और करंट का। अब फेज एंगल की बात करेंगे, जब फेज एंगल की बात करेंगे तो जब मतलब वोल्टेज का भी फेज जीरो है और करंट का भी फेज जीरो है, तो जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा, फेज एंगल क्या होता है, किसी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो एंगल है वो दूसरे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, वही एंगल क्या कहलाता है, फेज एंगल। तो हमने बताया कि वोल्टेज का भी फेज जीरो है, करंट का भी फेज जीरो है। तो जब हम लोग करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल देखेंगे, जिसको फेज एंगल कहेंगे, उस फेज एंगल को जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस फेज एंगल की वैल्यू क्या आएगी, फेज एंगल की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि ये भी जीरो पे ये भी जीरो, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, फेज एंगल फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट का। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट का।
ठीक। दूसरे पॉइंट का फेजर डायग्राम, दूसरा पॉइंट क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको डिफाइन किया था, फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन विच there two or more than two alternating quantities are represented with their magnitude as well as with their position when with respect to a reference figure। क्लियर है क्या बताया जा रहा है, फिर से ये बताया सुन लेंगे हम लोग। फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर टू आर मोर देन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज whose represented with their magnitude as well as with their position with respect to the reference phasor। मतलब फेजर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके पोजीशन को भी रेफरेंस फेजर के रिस्पेक्ट में। तो अब हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, एक वोल्टेज है और एक करंट। तो हमने आपको बताया था कि जब भी हमको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक क्वांटिटी को रेफरेंस की तरह कंसीडर करेंगे, जिसको किसी एक क्वांटिटी को रेफरेंस फेजर मान कर करके हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। क्लियर बात। जब कोई भी हमारे हमारे पास दो तीन चार कितने भी ज़्यादा अल्टरनेटिव क्वांटिटी हो और हमको फेजर डायग्राम बनाना हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि फेजर डायग्राम बनाने से पहले उनमें से हम लोग एक को सेलेक्ट करेंगे एज ए रेफरेंस फेजर, और रेफरेंस फेजर को जिसको जिसको भी रेफरेंस फेजर मानेंगे उसको हमने आपको क्या बताया था, उसको हमेशा हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देना है। उसको क्या करना है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देना है। तो जिसको भी रेफरेंस मानेंगे, अब वोल्टेज को रेफरेंस माने या करंट को मान लीजिए, हम करंट को रेफरेंस मानेंगे, तो ये हो गया हमारा करंट का। ठीक। अब करंट का रेफरेंस ले लिए, अब बात करेंगे वोल्टेज कहाँ होगा। तो वोल्टेज कहाँ होगा, तो वोल्टेज का बात करेंगे कि वोल्टेज अगर हमको दो क्वांटिटी के बीच में एंगल जीरो दिखाना है, फेज एंगल जीरो दिखाना है, तो कब होगा। तो आपको बताया गया है कि कभी भी एंगल जीरो केवल पैरेलल लाइंस के बीच में होती है, एंड अदर लाइंस के बीच में कभी भी एंगल जीरो नहीं होगा। ओनली एंड ओनली वन, जब जब दो लाइन पैरेलल में होंगे तभी वो फेज एंगल जीरो होगा। यानी कि अगर करंट यहाँ है तो वोल्टेज यहाँ होगा। ठीक। तो इस रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि यहाँ जो फेज एंगल है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो जीरो होगा। और कभी कभी इसी रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से भी दिखाते हैं कि वोल्टेज और करंट को सेम लाइन में ड्रॉ कर देते हैं। वोल्टेज और करंट को क्या करते हैं, सेम लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि अब आपको ये भी क्लियर होगा कि इनके भी ये दोनों क्या है, इनके बीच में एंगल जीरो है। तो इस केस को हमने बताया था, क्या पढ़ते हैं जब फेजर डायग्राम में, कि सप्लाई वोल्टेज स्मॉल बी एंड सप्लाई करंट स्मॉल आई are in same phase, are in same phase। इस केस को क्या पढ़ते हैं, सेम फेज। मतलब प्योरली रजिस्टिव के केस में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट क्या होगा, दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। तब तक आप इतने पॉइंट्स को पहले एनालिसिस करें, फिर आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे।
तो अगर आप लोग इसको एनालिसिस कर लिए होंगे तो हम आपसे थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट है इंस्टेंटेनियस पावर। हाँ जी, अब बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच का क्या होता है? एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जो कि पावर के इक्वल होता है। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन में अप्लाई यूज किए हैं और उससे वाला मिलने वाला जो करंट है वो भी इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है, इंस्टेंटेनियस करंट आई है। अब बात करेंगे क्या कि जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो क्या होगा, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस पावर जानने के लिए हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू क्या है? V मैक्स साइन ओमेगा टी, और करंट की वैल्यू क्या है? I मैक्स साइन ओमेगा टी। क्लियर है? वोल्टेज का इक्वेशन ये है V मैक्स साइन ओमेगा टी और करंट का इक्वेशन है I मैक्स साइन ओमेगा टी, रख देंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? V मैक्स जो इसका मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का V मैक्स और जो करंट का मैग्नीट्यूड है I मैक्स, उसको मल्टीप्लाई करके एक पास लिख लेंगे। और जो ये साइन टर्म है वोल्टेज की इक्वेशन में और जो साइन टर्म है आपका करंट के टर्म में, वो देखेंगे सेम है। तो सेम है तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2 वाले फार्मूले से। क्लियर है? किससे रिप्लेस करने के लिए आपको बताया जा रहा है? 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2 वाले फार्मूले से। तो साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी को हम रिप्लेस करके लिखेंगे क्या? यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। V मैक्स I मैक्स 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये V मैक्स I मैक्स बाई 2 माइनस V मैक्स I मैक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक। ये हो जाएगा। ये सारा किसके बराबर आ रहा है? इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p के बराबर। तो अब देखेंगे क्या कि हमने इस स्टेप तक आने के लिए क्या किया? b मैक्स i मैक्स का एक बार 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार cos 2 में t के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको टोटल पावर p निकालना है। टोटल पावर P निकालना है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। कभी भी कोई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब कोई वेरिंग क्वांटिटी है और उसमें आपको टोटल वैल्यू जाननी है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो टोटल पावर P इक्वल टू क्या होगा? एवरेज ऑफ स्मॉल p। एवरेज ऑफ स्मॉल p मतलब इंस्टेंटेनियस पावर p। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? एवरेज ऑफ कौन सा? पहला टर्म, क्योंकि p के बराबर क्या है? ये है। तो b मैक्स इंटू आई मैक्स बाई 2 माइनस एवरेज ऑफ, यहाँ नीचे लिख देते हैं माइनस के बाद एवरेज ऑफ v मैक्स इंटू आई मैक्स बाई 2 इंटू cos 2 ओमेगा टी, ठीक। अब देखें कि v मैक्स आई मैक्स इस इक्वेशन में क्या होगा? कुछ न्यूमेरिक टर्म होगा, यानी कि न्यूमेरिक टर्म होगा। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 5 है। तो 2 इंटू 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 5 की वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5।
और यानी कि 5 क्या एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म है यानी कि कांस्टेंट टर्म का जब हम एवरेज निकालेंगे 5 को 5 बार जोड़ करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। या 10 को 10 बार जोड़ करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सीधा कंसेप्ट दिमाग में बना लें, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो हम एवरेज निकालते हैं वो उतने ही कांस्टेंट टर्म के ही बराबर आता है। कभी भी कांस्टेंट टर्म का जो एवरेज होता है वो कांस्टेंट टर्म के बराबर ही होता है। यानी कि अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहेंगे बी मैक्स आई मैक्स बाई 2 का, तो वो बी मैक्स आई मैक्स बाई 2 के बराबर ही होगा। अब बात करेंगे ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका बी मैक्स एवरेज ऑफ बी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी, तो ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी जो कि थीटा के बराबर है, आपको बताया गया था शुरू में। तो ओमेगा टी जो कि थीटा के बराबर होता है, तो वो क्या है, वेरिएबल टर्म है। कभी उसकी वैल्यू 0 होगी, कभी उसकी वैल्यू 10 डिग्री होगी, तो कभी 20 डिग्री होगा, कभी 45 होगा, कभी 60 होगा, कभी 70 होगा, कभी 90, इसी तरीके से 60 के अंदर वो क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये जो टर्म है सेकंड टर्म है, इसके साथ आपका क्या है, वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ। और जब वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ तो ये पूरा क्या हो गया, वेरिएबल टर्म हो गया। और जब वेरिएबल टर्म हो गया तो वेरिएबल टर्म कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वेरिएबल टर्म आपका जो कॉस के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा, तो कॉस का आपका वेरी कहाँ से कहाँ करेगा, कॉस आपका वेरी करेगा 0 से 360 डिग्री के अंदर। तो जब कॉस को एक कंप्लीट साइकिल में देखेंगे तो एक हाफ में वो पॉजिटिव देगा और एक हाफ में क्या करेगा, निगेटिव देगा। तो जब एक हाफ में पॉजिटिव देगा और एक हाफ में निगेटिव देगा, तो उसका ओवर अ कंप्लीट साइकिल इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ओवर अ कंप्लीट साइकिल इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जब कंप्लीट साइकिल में उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें लिखेंगे क्या, ओवर अ कंप्लीट साइकिल एवरेज ऑफ वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा टी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये क्या बताया जा रहा है, एक पॉइंट है, नोट है, इसको नोट कर लेंगे कि ओवर अ कंप्लीट साइकिल इस टर्म का जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको बता देंगे, ये 0 हो गया पूरा टर्म। अब हमारा P कितना बचेगा उसको देखेंगे। तो टोटल पावर P इज इक्वल टू, यहाँ के बाद हम कहाँ लिखते हैं, आपका यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे करंट का इक्वेशन यहाँ पास में लिख ले रहे हैं कि क्या आया था, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी आया आपका, और वेयर आई मैक्स इज इक्वल टू बी मैक्स बाई आर के बराबर है। बाकी ये हटाते हैं क्योंकि हमको थोड़ा और आगे इसको करना है। अब टोटल पावर P इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका एवरेज हमने बताया वही आएगा, बी मैक्स आई मैक्स बाई 2, बी मैक्स आई मैक्स बाई 2 हो गया। अब 2 को हम ब्रेक कर लेंगे किसमें, रूट टू में, आई मैक्स बी मैक्स बाई रूट 2 इंटू आई मैक्स बाई रूट 2। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये वी आर एम एस के बराबर होता है एसी में, और ये भी आई आर एम एस के बराबर होता है एसी में, जिसको सिंपली वी इंटू आई लिखेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम अपने अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे कि जो एसी में पी बराबर वी आई लिख रहे हैं, डीसी में भी पी बराबर वी आई है और एसी में भी पी बराबर आई है। लेकिन जो एसी में पी बराबर वी आई है, तो हमने आपको बताया था एसी में जो वैल्यूज के होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होते हैं, एवरेज फॉर्म में होते हैं, पीक फॉर्म में होते हैं, आरएमएस फॉर्म में होते हैं, कई फॉर्म में होते हैं। तो जो हम पावर लिख रहे हैं उसमें जो बी और आई यूज हो रहा है अपने किस फॉर्म में, वो आरएमएस फॉर्म में। ठीक, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट का बात करें, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म की बात करें तो वेव फॉर्म में हमारा क्या होगा, देखें वेव फॉर्म हमारे लिए बनाना है। वेव फॉर्म के लिए पहले हम एक स्केल बना लेते हैं। स्केल में वेरिएशन किसके, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है। तो हमारे पास दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑलरेडी है, वोल्टेज और करंट, और नेक्स्ट आ गया पावर पी। तो पी कितना आ गया, ये आ गया इस दूसरे लाइन से। तो देखें वी
का जब हम बनाने जाएंगे तो वेव फॉर्म बनाने के टाइम में हम क्या करते हैं, ये जो साइन के साथ एंगल लगा हुआ उसको जीरो से कंपेयर कराते हैं। तो जब जीरो से कंपेयर कराएंगे तो ओमेगा टी बराबर जीरो आएगा, तो यानी कि ओमेगा टी वाले लाइन पे जीरो कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि जो वेव बनना चालू होगा यहाँ से बनना चालू होगा। ठीक, अब बात करेंगे करंट का। जब वेव बनाना चालू करेंगे तो ये भी जीरो से इक्वेट कराने पता चल जीरो है तो यहीं से बनना चालू होगा, लेकिन इसमें आई मैक्स की जो वैल्यू है वी मैक्स बराबर सॉरी आई मैक्स बराबर वी मैक्स बाई आर क्या है, यानी कि जो वो डिपेंड करेगा वो आर पे डिपेंड करेगा। अगर आर की वैल्यू कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, तो यानी कि जो आई का मैग्नीट्यूड होगा, आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो आर पर डिपेंड करेगा। तो ये मैग्नीट्यूड इस वोल्टेज से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो अगर कम होगा तो इस हिसाब से बनेगा। ठीक, इसी एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा बना रहे हैं पी वी आई, तो वी आई का बन गया। ठीक, अब P की बात करेंगे, P की बात करेंगे तो P बराबर क्या है, V मैक्स इंटू आई मैक्स, यानी कि अगर V मैक्स 5 था और आई मैक्स 10 है तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50। तो यानी कि इन दोनों से मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर से वहाँ पे साइन के साथ स्क्वायर लगा हुआ, तो ये पॉजिटिव हाफ है और ये निगेटिव हाफ है। तो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव का स्क्वायर होगा पॉजिटिव ही हो जाएगा, और निगेटिव का स्क्वायर होगा वो भी पॉजिटिव, यानी कि ये जीरो से पाई के अंदर भी पॉजिटिव देगा और पाई से 2 पाई के अंदर भी पॉजिटिव देगा। ये जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे वेव फॉर्म बने हुए हैं, इसमें ये पॉजिटिव ये भी दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, दोनों। तो इस तरीके से वेव फॉर्म को हमको ड्रॉ करना है। ठीक, तो ये आपका हो गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का किस तरीके से हमको बिहेवियर स्टडी करना है। तो बिहेवियर स्टडी में आपने यही समझा, यही जाना कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के क्रॉस जब हम लोग सिंगल फेज का एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, तो उससे जनरेट होने वाला जो करंट होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, लेकिन उसका जो इक्वेशन आएगा वो भी इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को देखा है। तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। करना कैसे, आपको इसको प्रोसेस को बता दिया है, जहाँ पे आई मैक्स की वैल्यू वी मैक्स बाई आर के बराबर हो गया, ये बता दिए। फिर जब इन दोनों अल्टरनेटिंग इक्वेशंस को देखते हैं तो ये पता चलता है कि वोल्टेज का भी फेज जीरो है, करंट का भी फेज जीरो है। फिर जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बीच में एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को दूसरे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कितना एंगल जो बन रहा है उसी को फेज एंगल कहते हैं। तो ये भी फेज जीरो, ये भी फेज जीरो, तो जब दोनों के रिस्पेक्ट में बीच में एंगल देखेंगे तो फेज एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा, तो फेज एंगल जीरो हो गया। फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको बताया गया कि कभी भी फेजर डायग्राम बनाना हो तो उसमें कम से कम दो अल्टरनेटिंग या दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो एक को रेफरेंस लेकर के दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे तो वोल्टेज को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे, करंट को रेफरेंस लेंगे तो करंट को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम करंट को रेफरेंस लिए तो करंट को ड्रॉ कर दिए, वोल्टेज कहाँ जाएगा, अब एंगल जीरो दिखाना है तो सेम लाइन में ड्रॉ करना होगा। अब फेज डायग्राम होने के बाद हम आएंगे इंस्टेंटेनियस पावर पे। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है, सिंपली है P इक्वल टू वी आई जानते हैं, तो हमको इंस्टेंटेनियस फॉर्म पता है वोल्टेज का, इंस्टेंटेनियस फॉर्म पता है करंट का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा एक इंस्टेंटेनियस पावर इस फॉर्म में, पहले P इक्वल टू वी मैक्स आई मैक्स बाई टू माइनस वी मैक्स आई मैक्स बाई टू इंटू कॉस टू ओमेगा टी। अब हमको ये पहचानना कहाँ पे वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें वेरिएबल टर्म नहीं जुड़ा हुआ, इसमें वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ। कैसे पहचानना है वेरिएबल टर्म जुड़ा हुआ है, वेरिएबल टर्म कौन सा है, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा बराबर होता है और कास वेरी करता है कहाँ से, 0 से 360 के अंदर, यानी कि थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। अब बात करेंगे जब हम किसी भी वेरिंग क्वांटिटी का टोटल वैल्यू निकालना चाहते हैं तो टोटल पावर P इक्वल टू वो टोटल वैल्यू किसके बराबर होता है, उसके एवरेज के बराबर होता है। तो टोटल पावर P इक्वल टू एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी, तो एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस एवरेज ऑफ सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, वेरिएबल, और फर्स्ट टर्म कैसा है, कांस्टेंट है। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल सेकंड टर्म का क्या होगा, एवरेज जीरो हो जाएगा। तो टोटल पावर P इक्वल टू क्या बचेगा, इसका एवरेज सेम होगा, V जो है वही होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। वी मैक्स आई मैक्स बाई टू के बराबर होगा, टू को हमने ब्रेक कर दिया रूट टू में, तो वी मैक्स आई मैक्स बाई रूट टू सॉरी वी मैक्स बाई रूट टू इंटू आई मैक्स बाई रूट टू जो कि आरएमएस फॉर्म में है, आई वी आरएमएस आई आरएमएस, तो पी बराबर वी इंटू आई जो कि आरएमएस फॉर्म में है। फिर ये वेव फॉर्म आपको समझा दिया कि वेव फॉर्म बनता कैसे। वेव फॉर्म हमेशा समझ ध्यान में रखेंगे, जब भी हमको वेव फॉर्म बनाना होगा तो हमको ये देखना है कि जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी के को जो होगा, जो साइन के साथ जो एंगल होगा उसको जीरो से कंपेयर कराएंगे। तो जीरो से कंपेयर कराने पे ये पता चलेगा कि ओमेगा टी पे जीरो कहाँ होता है, यहाँ होता है। तो जो इस जीरो के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव साइड से बनेगा कि निगेटिव साइड से बनेगा,
तो जब जी ओमेगा टी को 0 से कंपेयर करें तो 0 ही आएगा, तो यानी कि वो 0 से ही बनेगा वोल्टेज के केस में भी और करंट के केस में भी और साथ ही साथ पावर के केस में भी। तो ये पूरा इसका बिहेवियर स्टडी हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इसका नेक्स्ट अगला होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।